आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो इतना ज़्यादा भयंकर है कि उसको बहुत से लोग पूरा देख भी नहीं पाते। जब मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया, जब इसके बारे में जाना, तो मुझे पता लगा कि मैंने जितनी भी आज तक तकरीबन 250 से 300 वीडियोस क्राइम के ऊपर बनाई हैं, उनमें से ये केस एक सिलेक्टेड केस है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, यानी कि मैं इस केस के अंदर बहुत ही भयंकर रूप से हुए कैनिबलिज्म के बारे में बात करूंगा, तो अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा। आप जाकर कोई और वीडियो देख सकते हैं, वरना चलिए मेरे साथ। लेकिन चलने से पहले आपको एक काम करना है, अपनी स्क्रीन के ऊपर आ रहे लाइक बटन नाम के उस फीचर का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके देखिए और मुझे बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। साथ ही कमेंट्स में पिक मी जरूर लिख दें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूँ। इस पूरे केस को समझने के लिए हमें रशिया के रुतवॉस्क शहर में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करता था आर्केडी ज़ेवरेव नाम का ये लड़का अपनी माँ के साथ। अगर हम बात करें इसके पूरे परिवार की, तो इसके पूरे परिवार में इसकी माँ के अलावा इसका कोई भी नहीं। वैसे इसका पूरा बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन इसके परिवार की पहले से ही, यानी कि इसके दादा दादी के टाइम से, इसके माता पिता के टाइम से और ये खुद भी, इनके एक बहुत ही लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है वहाँ के पुलिस स्टेशनों में। कहीं से भी लूटपाट वगैरह करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, ये सब इनका बहुत ही पुराना काम था उस टाइम पर। अब क्योंकि इस पूरे परिवार ने वहाँ पूरे शहर से दुश्मनी पाली हुई थी, तो अब आप सोच सकते हैं कि कोई भी इनको सही से तो जीने नहीं देगा। इसके पिता की एक एक्सीडेंट के अंदर मौत हो चुकी थी, दादा दादी पहले ही निकल चुके थे। अब इसके परिवार में आर्केडी और उसकी माँ ही अपनी जैसे तैसे जिंदगी काट रहे थे। आर्केडी की माँ ने अपना घर चलाने के लिए वहीं की एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इन्होंने बहुत पहले से ही अपने बहुत सारे दुश्मन बनाए हुए थे, तो बहुत सारे लोगों की नजर इस पूरे परिवार के ऊपर थी, यानी कि आर्केडी के ऊपर भी थी और उसकी माँ के ऊपर भी थी। अब आर्केडी तो बहुत छोटा था उस टाइम पर, बच्चा सा ही था, लेकिन आर्केडी की माँ तो ऑफिस जाया करती थी। अब वहीं उस ऑफिस में ही आर्केडी की माँ के ऊपर नकाबपोश लोगों ने हमला किया, उसके दोनों पैर काट डाले। अब दोनों पैर कट चुके थे, तो आर्केडी की माँ अपनी जॉब पर भी नहीं जा पा रही थी। बेचारी को अपनी नौकरी छोड़कर घर पर वापस बैठना पड़ा, जिसके बाद वहां की सरकार द्वारा उनके लिए विकलांग भत्ता, जो विकलांग पेंशन होती है, वो बांध दी गई। अब उस पेंशन के सहारे ही ये दोनों, यानी कि आर्केडी और उसकी माँ, अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन ये आर्केडी, इसने अपने दिमाग के अंदर एक अलग ही लेवल का नशा पाला हुआ था। इसको चाहिए थी एकदम लग्जरी जिंदगी, आगे पीछे पैसा, इधर उधर गाड़ियां, आगे पीछे लड़कियां, आगे पीछे इसका क्राउड। ये कुछ ऐसे सपने लेकर बैठा हुआ था जो सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही पूरे हो सकते थे। इसको हमेशा यही लगता रहता कि ये बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, इसको कुछ और मिलना चाहिए था, बट रियलिटी में इसके साथ कुछ और हो रहा है। इसके लिए वो अपनी माँ से भी ज्यादा कर सारा दिन झगड़ता रहता कि तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी है जिसका कोई मतलब नहीं है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब उसकी माँ भी बेचारी क्या करती, वो खुद व्हील चेयर पर अपने हर महीने पेंशन का इंतजार करती रहती, और जैसे भी कोई भी पेंशन आती उसमें इस आर्केडी को भी अपने स्कूल में पढ़ा रही थी और जैसे जैसे घर भी चला रही थी। जैसे जैसे आर्केडी बड़ा हुआ, स्कूल से वो अब कॉलेज में जा चुका था। अब जैसे वो कॉलेज में गया तो वहां पर उसने अपने लेवल को एक अलग ही दिखाना शुरू कर दिया। अब आमतौर पर लोग कॉलेज के अंदर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, ये दिखाते हैं कि हाँ उनके पास पैसा है, लेकिन यहाँ आर्केडी ने उल्टा किया। वो घर से भूखे पेट निकलता, गंदे से कपड़े मैले कुचैले पहनकर वो कॉलेज जाता, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो उसका परिवार कितना ज्यादा गरीब है, लेकिन वो खुद कुछ और ही डिजर्व करता है। लोगों ने उसके ऊपर ध्यान देना भी शुरू किया, उससे पूछने लगे कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है तेरे साथ, लेकिन उसने किसी को भी कुछ भी बताने से मना कर दिया। वहां के लोग ये चीज नोटिस कर चुके थे कि आर्केडी कुछ और नहीं बल्कि स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हो चुका है। अब आपको भी पता होगा कि मेरी आपने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, तो उसमें मैंने आपको बहुत बार स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया है। अब बिल्कुल यही बीमारी आर्केडी के अंदर भी घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से आर्केडी का दिमाग लगभग उसके कंट्रोल में नहीं था, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसने साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाना शुरू किया। अब उस साइकियाट्रिस्ट ने इसके लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ भी लिखी। अब दवाइयों का काम होता है कि ठीक है हम दवाइयाँ लेंगे, हमारा शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन इन दवाइयों ने उल्टा ही काम किया आर्केडी के ऊपर। जैसे ही आर्केडी ने दवाइयाँ लेनी शुरू करी, वो और ज़्यादा वायलेंट हो गया। वो ना सिर्फ अब अपनी माँ से लड़ाइयाँ कर रहा था, बल्कि बाहर से भी भिखारियों को पकड़ कर अपने घर में लेकर आता, उनको खाना खिलाने के बहाने। और ना सिर्फ उनको खाना खिलाता, बल्कि रात को उनकी इतनी भयंकर पिटाई करता कि सुबह होते ही वो भिखारी ये कहता कि बाबूजी मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो, मुझे छुट्टी दे दो। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में आने लगी, जिसके बाद पुलिस उसके घर पर गई। वहाँ पर आर्केडी को ऑब्वियसली झप लिया, झपते ही उसको एक अलग ही मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। तकरीबन 3 महीने आर्केडी को उस हॉस्पिटल में भर्ती रखा, जिसके बाद डॉक्टर्स को लगा कि हाँ अब ये नॉर्मल है, इसको बाहर छोड़ा जा सकता है। जैसे ही 3 महीने बाद आर्केडी उस हॉस्पिटल से बाहर आया, बाहर आते ही उसने एक 16 साल की लड़की जिसका नाम ओल्गा था, उसके साथ अपना एक रिलेशनशिप शुरू किया। और इस टाइम पर आर्केडी की खुद की उम्र सिर्फ 18 और 19 साल की ही थी। लेकिन जब ये दोनों लोग पहली बार मिले थे, उस टाइम पर आर्केडी ने ओल्गा को ये बताया था कि वो एक म्यूजिशियन है और
और अच्छा पैसा कमाता है। ओल्गा ने उसके ऊपर विश्वास भी कर लिया, बल्कि बेचारी 15-16 साल की तो लड़की थी। लेकिन जैसे इन दोनों के रिलेशनशिप को सिर्फ 2 महीने बीते, उसके बाद से ही आर्केडी ने अपने असल रंग इस ओल्गा को दिखाने शुरू कर दिए। वो अपना घर-बार छोड़कर, सारा कुछ छोड़कर ओल्गा के घर पर शिफ्ट हो चुका था। वहीं पर खाना पीना खाता, वहीं पर रहता, वहीं पर ओल्गा के साथ सोता। अब इस चीज से ओल्गा के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। उन्होंने ओल्गा को समझाने की कोशिश करी कि देखो, तुम्हारा आगे पूरा फ्यूचर पड़ा है, तुम्हारी पढ़ाई पड़ी है, तुम्हारा आगे करियर है, लेकिन अगर तुम कुछ टाइम और इस कुरकुरे के साथ रहोगी तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम कुछ उम्मीद मत करना कि तुम आगे कुछ कर पाओगी। ये चीज जैसे ही ओल्गा ने सुनी, उसने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो अपना सब कुछ इस आर्केडी को ही मान रखा है। माँ बाप की बात ना मानते हुए ओल्गा ने आर्केडी के साथ अपना घर छोड़ दिया और ये वहाँ से निकलकर सीधा सेंट पीटर्सबर्ग नाम के उस शहर में आकर रहने लगे। वहाँ पर इन दोनों ने काफ़ी सारी अलग अलग जॉब्स करने की भी कोशिश करी। ओल्गा तो किसी नौकरी पर टिक भी जाती, लेकिन ये आर्केडी, इसने सोचा हुआ था कि नहीं, वो काम धंधा करेगा तो खुद का करेगा, वो किसी के आगे नौकरी तो करने से रहा, उसका ही मानना था। खैर, ओल्गा ने उसे समझाया कि अगर तुम नौकरी करोगे तो हम दोनों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। और तब सडनली एक रात जिस बिल्डिंग में रह रहे थे, उस बिल्डिंग के 9वें फ्लोर से ओल्गा नीचे आकर गिरी और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो चुकी थी। अब आप सोच कर देखिए, अगर इस लड़की की मौत हुई है तो ऑब्वियसली पुलिस वालों को सबसे पहले इस लड़की की पहचान करनी है, उसके बाद इसके पेरेंट्स को इन्फो करना था कि हाँ भाई, आपकी लड़की की इस तरीके से मौत हो चुकी है। बट यहाँ पुलिस वालों ने ना ही एक बार भी इस लड़की की पहचान करने की कोशिश करी, ना ही इसके पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करी। जस्ट इसकी लाश को उठाया, अंतिम संस्कार किया, बात खत्म, केस क्लोज। अब आप सोच कर देखिए वो उस टाइम पर किस लेवल के सेट हो चुके थे, किस लेवल के नशे में भंड थे कि उन्होंने एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं करी कि ओल्गा के साथ इस 9वें फ्लोर वाले फ्लैट में कौन रह रहा था। उन्होंने आर्केडी से एक बार भी पूछताछ नहीं करी। जिसके बाद आर्केडी ने सेंट पीटर्सबर्ग नाम का वो शहर भी छोड़ दिया और वहां से निकलकर वो सोची नाम के एक अलग शहर के अंदर आकर शिफ्ट हो चुका था। अब अकेला वो अपने इस कमरे के अंदर रह रहा था। यहाँ इसने कमरा रेंट पर लिया और सुबह सुबह उसकी रूटीन बन चुकी थी। अब क्योंकि उसको म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था, उसने वहीं पर रहते हुए एक वो बाजा खरीदा और उस बाजे के साथ वो सुबह सुबह तैयार होता, अपने बाजे को उठाकर वहीं के एक चौराहे पर, बिजी से चौराहा जो था वहीं का, उस चौराहे पर जाकर बैठता और पूरा दिन बाजा बजाता रहता। उससे उसकी कुछ एक दिहाड़ी भी बन रही थी, सुबह से शाम तक कुछ एक उसको खाने पीने के लिए भी मिल जाता। और यहीं पर इस बाजा बजाते हुए ही उसको एक 12 साल की वेलेरिया नाम की लड़की मिली। सोच कर देखिए, सिर्फ और सिर्फ 12 साल की वेलेरिया। जैसे ही वेलेरिया ने उस आर्केडी को, जो कि अब उसकी उम्र 19 से भी ऊपर की हो चुकी थी, जैसे उसको ये बाजा बजाते हुए देखा, वेलेरिया को ये आर्केडी काफी ज्यादा पसंद आ चुका था। उसने सामने से आर्केडी को अप्रोच किया और उसके साथ ही वहीं बैठ गई, उसको बाजा बजाते हुए देखने लगी। अब जैसे आर्केडी ने उसको नोटिस किया कि उसके साइड में एक लड़की बैठी हुई है, बार बार उसको देख रही है, उससे बात करने की कोशिश कर रही है, आर्केडी ने भी उससे पूछ लिया कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ है, आप कौन हो। वेलेरिया ने अपना इंट्रो दिया, आर्केडी ने अपना इंट्रो दिया। अब दोनों के बीच में काफी अच्छी अच्छी बातें हुई। अब अगर सच कहूं आपको तो ये वेलेरिया एक अलग ही लेवल की भसड़ है। इस 12 साल की लड़की की जिंदगी कैसी हो सकती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वेलेरिया ने अपने दोस्तों को यह बता रखा था कि उसके ही दादा ने उसके साथ काफी बार रेप किया है। उसकी माँ को यह सब कुछ पता है कि उसका दादा उसके साथ क्या करता है, लेकिन उसकी माँ ने कभी भी उसको रोकने की कोशिश नहीं करी, बल्कि वो अपने दादा को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। उसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी, उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी थी, उसका दिमाग एक अलग ही डायरेक्शन में जा चुका था। अब वेलेरिया के मुंह से बोली गई ये बात कितनी ज्यादा सच है, इस बात की कंफर्मेशन आज तक नहीं मिल पाई। खैर, उसी की वजह से वो अपने दोस्तों के आगे, अपने फ्रेंड्स के आगे, सबके सामने बस यही बोलती कि उसको मौत से बहुत ज्यादा प्यार है। उसको सपने में शैतान दिखाई देते हैं और वो चाहती है कि वो शैतानों के साथ दोस्ती करे। अब आप बस सोच कर देखिए, एक 12 साल की लड़की के दोस्त भी 11-12 साल 13 साल के बच्चे ही होंगे। अब उनके सामने मौत वगैरह की बातें होगी, डेथ और डीमंस की बातें होगी, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ऑब्वियसली वो बच्चे तो डर ही जाएंगे। लेकिन ये वेलेरिया नहीं डर रही थी। इसका बार बार मुंह खुलता अपने दोस्तों के आगे सिर्फ इन्हीं बातों से रिलेटेड। ये बातें वो अपने दोस्त को बता रही थी, यहां तक तो ठीक था। अब उसने अपने दोस्तों से बोलना शुरू कर दिया कि क्या तुम अपने आपको मारना चाहते हो, अगर हाँ तो तुम मुझसे कांटेक्ट करो, अगर तुम किसी और को मारना चाहते हो तो भी तुम मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हारा सारा जुगाड़ करवा दूंगी। अब ये बात ऑब्वियसली 11-12 साल के बच्चों के लिए थी नहीं, तो उन्होंने वेलेरिया से अपनी दूरी बना ली। वेलेरिया अब अकेली रह चुकी थी, जिस वजह से उसके आर्केडी काफी पसंद आ चुका था, क्योंकि ये भी अकेला बैठा हुआ था रोड के ऊपर। अब इसी रोड पर बैठे बैठे वेलेरिया ने आर्केडी को अपनी सारी लाइफ की
पूरी ये भसड़ बताई कि उसकी जिंदगी के अंदर आखिर क्या चल रहा है। साथ ही उसने आर्केडी को ये भी बताया कि मैं चाहती हूं तुम मेरे दादा के पास जाओ, उसकी जान ले लो मेरे सामने, तुम उसको पकड़ कर लेकर आओ और उसको मार डालो मेरे सामने, ताकि मुझे सिर्फ ये लग सके कि जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उसका बदला पूरा हो चुका है। अब इन दोनों को बात करते हुए सिर्फ 2-3 हफ्ते ही निकले थे और 27 सितंबर 2018 के दिन वेलेरिया की मां वहीं के एक लोकल पुलिस स्टेशन में गई और वहां जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि उसकी बेटी आज सुबह से गायब है। वो सुबह स्कूल जाने से पहले वॉक पर निकली थी लेकिन अभी तक वापस ही नहीं आई, आप प्लीज एक बार कुछ करिए। पुलिस वालों ने आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन वेलेरिया की कहीं खोज खबर नहीं दिखाई दे रही थी। एक्चुअल में ये वेलेरिया आर्केडी के साथ अपना सारा तामझाम उठाकर ये दोनों वहां से भागकर सीधा सेंट पीटर्सबर्ग वापस आ चुके थे। अब क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में पहले ही इस आर्केडी के काफी लिंक्स भी बन चुके थे, लेकिन इसकी हिस्ट्री को देखते हुए किसी ने भी वहां पर इसको कमरा देने से मना कर दिया। अब वेलेरिया और आर्केडी ये दोनों अपना सारा तामझाम उठाए वहीं सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों के ऊपर घूम रहे थे कि कोई उसे कमरा रेंट पर दे दे, लेकिन कहीं भी इनका जुगाड़ नहीं बैठा। खैर 30 सितंबर की सुबह सुबह ये दोनों लोग सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे। अब शाम हो चुकी थी, इनको अभी तक कहीं भी सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो ये रोड के सहारे ही बैठे हुए थे और उसी रोड पर कुछ मीटर आगे ही वो रोड बनाने का काम भी चल रहा था। अब जैसे इन दोनों को इस तरीके से शाम के टाइम पर, अब अंधेरा होने ही वाला था, शाम के टाइम पर इस तरीके से रोड के साइड में बैठे हुए उन कारीगरों ने देखा जो वहां पर रोड वगैरह बना रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का अलेक्जेंडर पोपोविच, जिसकी उम्र उस टाइम पर सिर्फ 21 साल की थी, वो वहां अपने ग्रुप से निकलकर सामने आया। इन दोनों से बात करने लगा कि हाँ जी बताओ क्या बीमारी है, तुमको कहां जाना है। इन दोनों ने बताया कि हम बहुत दूर से यहां पर आए हैं और हमें कहीं भी रहने के लिए कमरा सस्ता नहीं मिल रहा है, बहुत महंगे महंगे मिल रहे हैं। इन दोनों ने ये नहीं बताया कि इन दोनों की पहले ही हिस्ट्री इस शहर में रह चुकी है और इसी वजह से उनको कोई कमरा किराए पर नहीं दे रहा। खैर अलेक्जेंडर को यह बात नहीं पता थी। अलेक्जेंडर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा यहाँ पर एक पर्सनल फार्म हाउस है जो कि ऑब्वियसली शहर से थोड़ा दूर है, बट मैं तुम्हें वो बहुत ही सस्ते रेंट पर दे सकता हूँ, उसका एक कमरा तुम आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये चीज़ दोनों ने सुनी, ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश कि हाँ जी बाबूजी आप प्लीज़ हमें वहाँ ले चलिए, हम आराम से रह लेंगे, हम आपका रेंट भी टाइम टू टाइम दे देंगे। अलेक्जेंडर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, मेरी बस छुट्टी होने वाली है। तकरीबन आधे घंटे इंतजार करने के बाद अलेक्जेंडर, वेलेरिया और ये आर्केडी तीनों के तीनों अलेक्जेंडर के उस फार्म हाउस पर पहुंचे। वहां जाकर अपना तामझाम सारा रखा, एक कमरा उसने खोल दिया इन दोनों के लिए और इस कमरे के अंदर अब ये दोनों आराम से सेट हो चुके थे। 29 अक्टूबर को ये दोनों लोग इस कमरे के अंदर शिफ्ट हुए थे। अब ऑब्वियसली जिसने कमरा दिया है वो किराया तो मांगेगा ही, एडवांस में किराया चलता है, हमारे इंडिया में भी, पूरी दुनिया में ही एडवांस में किराया देना पड़ता है। अब उस अलेक्जेंडर ने भी इन दोनों से किराया मांगा कि हाँ जी बाबूजी आप दोनों का इतना किराया रहेगा महीने का। आर्केडी ने कहा कि हम आपको 1-2 दिन में दे देंगे। अब 30 तारीख को भी अलेक्जेंडर अपना किराया लेने के लिए फार्म हाउस पर गया, इन्होंने नहीं दिया। 1 को भी गया, इन्होंने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही 2 तारीख को सुबह सुबह अपने काम पर जाने से पहले अलेक्जेंडर फिर से अपना किराया लेने के लिए अपने फार्म हाउस पर गया। ये दोनों लोग अंदर ही थे, तो जाकर उसने सीधा दरवाजा खटखटाया। आर्केडी ने दरवाजा खोला, आर्केडी बाहर आया। उसने अलेक्जेंडर के साथ डील करने की कोशिश करी कि देखो बाबूजी हमारे पास अभी देने लेने के लिए तो कुछ पैसे हैं नहीं, हम अभी कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं, लेकिन आपको ये किराए की जो पेमेंट है इसको दूसरे तरीके से मैं करवा सकता हूँ। वो 12 साल की वेलेरिया मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर आप चाहो तो आप उसके पास जाकर उसके साथ संबंध बना सकते हो और इसके बदले आपको हमारा किराया माफ करना होगा। और हद तो तब हो गई कि अलेक्जेंडर को यह चीज पसंद भी आ गई। आर्केडी को फार्म हाउस के बाहर ही छोड़कर अलेक्जेंडर सीधा अपने कमरे में गया, उसी कमरे में जो रेंट पर दिया था उसने। अंदर बेड पर वेलेरिया लेटी हुई थी, वेलेरिया से जाकर बातें करने लगा, लेकिन अलेक्जेंडर की वो बातें सुनकर वेलेरिया ने बहुत जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वो बच्ची शोर मचा रही थी तो अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा डर चुका था। वो सीधा बिना कुछ बोले घर से बाहर निकला, आर्केडी से मिला और पूछने लगा कि हाँ भाई क्या बीमारी है, वो तो इस तरीके से शोर मचाने लगी है। तब आर्केडी ने अलेक्जेंडर को समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे दोबारा मना लूंगा, एक काम करना तुम रात को आ जाना हमारे पास अपना काम वगैरह खत्म करके, तब मैं तुम्हारा कुछ जुगाड़ उसके साथ करवा दूंगा। अलेक्जेंडर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी अपने काम पर जा रहा हूं। वो वहां से कहकर काम पर निकल चुका था। अब 2 अक्टूबर की वही शाम आ चुकी थी और शाम के टाइम पर ये दोनों लोग यानी कि आर्केडी और वेलेरिया ये दोनों अपने उस फार्म हाउस से बाहर निकले, पास ही के एक सुपरमार्केट में गए और वहां से काफी बड़े बड़े चाकू, अलग अलग तरह के चाकू इन्होंने खरीदे। उनका बिल करवाकर ये दोनों लोग अपने चाकू लेकर अपने घर पर वापस आ चुके थे। 2 अक्टूबर की रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और फिर से एक बार इस फार्म हाउस का दरवाजा खटका। जैसे ही आर्केडी दरवाजा खोलने के लिए गया, दरवाजा उसने खोला, सामने अलेक्जेंडर मौजूद था। अलेक्जेंडर अपने हाथ में दारू वगैरह लिए हुए था, दारू की
बोतलें लेकर अलेक्जेंडर अंदर आया, कहने लगा कि हाँ भाई आज पार्टी वार्टी करते हैं, साथ में पीते हैं दारू और फिर बाद में मैं चला जाऊंगा अपने दोस्त की पार्टी पर, मुझे आगे भी जाना है एक दोस्त के पास पार्टी करने के लिए। तीनों का पार्टी करने का मन बन चुका था। अलेक्जेंडर ने बोतलें खोलनी शुरू करी और वही अब गिलास में डालकर तीनों ने दारू पीनी शुरू करी। तकरीबन रात के 12:30 बजे के आसपास अलेक्जेंडर को वहां उस फार्म हाउस से निकलकर अपने खुद के घर पर जाना था। वहां से तैयार होकर उसको एक अलग पार्टी में जाना था, लेकिन 11:15 बजे के आसपास ही अलेक्जेंडर को अपने इस फार्म हाउस में ही नींद आ गई, क्योंकि वो पहले ही सेट हो चुका था, पूरे दिन का थका हुआ था, रात को उसने दारू पी ली तो नींद तो ऑब्वियसली आनी ही थी। तो दारू पीते ही उसको नींद आ गई और वहीं उसी कमरे में, जो कमरा उसने इन दोनों को रेंट पर दिया हुआ था, उसी कमरे में पड़े हुए बेड पर वो आराम से जाकर सो गया। जिसके बाद ये बचे हुए दोनों लोग यानी कि आर्केडी और वेलेरिया उसे ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यों सो गया, इसको तो वापस जाना था ना। बट इसके बाद जो इस कमरे में हुआ वो आपकी सोच से बहुत बहुत ज़्यादा परे था। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिएगा। बस ये मान लेना कि आगे बहुत ही भयंकर काम हुआ, वरना चलिए मेरे साथ। अलेक्जेंडर को सोता हुआ देख इन दोनों ने यानी कि आर्केडी और वेलेरिया ने अपने उसी पॉलीथीन को ढूंढना शुरू कर दिया जिस पॉलीथीन के अंदर ये चाकू वगैरह खरीद कर लेकर आए थे। जैसे उनको वो कोने के अंदर रखा हुआ वो पॉलीथीन मिला, इन दोनों ने उस पॉलीथीन के अंदर रखे वो चाकू वगैरह निकाले, चाकू को हाथ में लेकर सीधा अपने उसी कमरे में गए जहां अलेक्जेंडर बेड के ऊपर लेटा हुआ था और बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, बिना शोर किए आर्केडी ने सबसे पहले बिना रुके लगातार अलेक्जेंडर के ऊपर बेड पर पड़े पड़े ही तकरीबन 21 बार उसके पेट में चाकू मारे। अब आप सोच कर देखिए, एक बंदा दारू पीकर सेट होकर लेटा हुआ है, सो रहा है, उसके ऊपर 20 बार चाकू लगेंगे, 21 बार चाकू लगेंगे, उसको कहाँ तो कुछ समझ में आएगा, वो पहले ही नशे में है, और दूसरा उसको तो बोलने तक का भी मौका नहीं दिया। जब उसके शरीर के ऊपर, जब उसके पेट में आर्केडी 21 बार चाकू मार रहा था, उसी बीच वेलेरिया ने भी अपने हाथ में चाकू उठाया और वो भी उसके दिल के पास, उसके फेफड़ों के पास उसने भी चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। इतनी बार वार होने की वजह से अलेक्जेंडर की वहीं मौके पर ही मौत हो चुकी थी। लेकिन अभी भी इन दोनों को चैन नहीं था, अभी तो जस्ट कहानी की शुरुआत हुई थी, रात अभी पूरी बाकी थी। वेलेरिया ने कहा कि मैं आज तक ये क्यूरियस थी इस बात को लेकर कि आखिर हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमारा ये पूरा शरीर बना होता है। मुझे देखनी है कि आखिर हमारा शरीर किस किस चीज़ों से बना है। आर्केडी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है जनाब, अभी दिखाते हैं हम आपको। आर्केडी सीधा उस फार्म हाउस से बाहर निकला, उसके गार्डन में गया। उसने देखा था कि यहीं गार्डन के अंदर एक चेन सो, जिससे वो पेड़ वगैरह काटते हैं, आपने देखा होगा, वो चेन सो यहीं गार्डन में पड़ा हुआ था। वो उस चेन सो को उठाकर अपने कमरे में लेकर आया, उसका वो तार प्लग में लगाया और उस चेन सो को स्टार्ट करके आर्केडी ने अलेक्जेंडर के दोनों पैर और दोनों हाथों को अलग अलग कर दिया। ये कमरा पूरा का पूरा लिटरली खून से भर चुका था। दीवारों का रंग नहीं दिख रहा था, दीवारों पर सिर्फ और सिर्फ खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। बेड की चद्दर, अगर आप उस चद्दर को उस टाइम पर निचोड़ते तो तकरीबन 2 बाल्टी खून उसमें से निकलता। लेकिन यहां पर भी वेलेरिया को चैन नहीं आया। उसने कहा कि मुझे हाथ और पैरों का तो पता ही है, मुझे अंदर का देखना है कि आखिर मेन सिस्टम क्या होता है। आर्केडी ने कहा मेन सिस्टम तो हमारा दिमाग होता है, उसी से तो पूरा शरीर कंट्रोल होता है। वेलेरिया ने कहा तो एक काम करते हैं, इसका दिमाग देखते हैं हम कैसा है। सोच कर देखिए आप, चाकू से वार कर करके इन दोनों ने अलेक्जेंडर के दिमाग की जाली बना डाली। इधर उधर छेद हो चुके थे, आर पार अंदर से देखा जा रहा था। लेकिन ये दोनों अभी भी नहीं रुके। जो चेन सो की वो मोटर वाली साइड थी, उस मोटर वाली साइड से पकड़ के आर्केडी ने उसके सिर के ऊपर काफी बार वार किए, जिससे वो सारा का सारा खोपड़ा जो वो खुल चुका था। उसके बाद वेलेरिया ने उसके सिर के अंदर हाथ डाला, खोपड़ी को ऐसे फाड़ कर उसके अंदर हाथ डाला और उसके अंदर से दिमाग के कुछ टुकड़े बाहर निकाले। अपने हाथ में लेकर उसे देख रही थी। आर्केडी उसे देख रहा था कि हाँ अब मिल गया चैन, देख लिया। लेकिन वेलेरिया ने कहा कि नहीं, मुझे और भी कुछ करना है। वो बिना कुछ बोले आर्केडी को अपने उस बेड से उठी, सीधा उन टुकड़ों को हाथ में लेकर किचन में गई। वहां किचन वाले पत्थर पर उसने वो टुकड़े रखे, साथ में ही उसने एक पतीला गैस पर चढ़ाया, उसके अंदर मिर्च मसाले डालकर, तेल पानी डालकर, वो दिमाग के टुकड़े उस पतीले में डालकर तकरीबन 15 मिनटों में ही वेलेरिया ने उस दिमाग के टुकड़ों को सब्जी में कन्वर्ट कर दिया। उस सब्जी को एक कटोरी में डालकर, वो कटोरी भरकर सीधा आर्केडी के पास पहुंची। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इन दोनों ने उस सब्जी की कटोरी को बहुत ही मजे से खाया। ये दोनों उस टाइम पर ये बोल रहे थे कि क्या बात है, ऐसा टेस्ट उन्होंने आज तक नहीं देखा। ये दोनों यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद भी वेलेरिया को ये आग थी कि उसे और भी कुछ चीजें टेस्ट करनी है इस अलेक्जेंडर के शरीर की। उसने कहा कि अभी तो हमने इसकी सब्जी बनाकर खाई है, अगर हम इसे रोस्ट कर दें तो क्या होगा। आर्केडी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी रोस्ट करते हैं। उसने फिर से वो चेन सो शुरू किया और उस
उसी चेनसो से अलेक्जेंडर की गर्दन बीच में से काट डाली। उसका मुंडी उठाकर सीधा वापस ये दोनों किचन में गए, माइक्रोवेव का ढक्कन खोला, माइक्रोवेव में वो मुंडी रखी, ढक्कन बंद करके माइक्रोवेव को 3 मिनटों तक पूरी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर चलाया। और 3 मिनटों बाद जैसे उन्होंने वो ढक्कन खोला वापस माइक्रोवेव का, अंदर अलेक्जेंडर का पूरी की पूरी मुंडी पककर तैयार थी। उसकी मुंडी को बाहर निकालकर एक प्लेट में रखे दोनों ने फॉक के साथ उसकी मुंडी को खाना शुरू किया। जितनी खाई गई खाई, बाकी वहीं पर छोड़ दी। लेकिन इन दोनों की प्यास जो थी, भूख जो थी, वो अभी भी नहीं मिटी। वेलेरिया ने कहा कि मुझे और भी कुछ खाना है। आर्केडी ने कहा जाओ, सारा कुछ तुम्हारा है, जो मर्जी खाना हो खाओ। वेलेरिया ने फिर से चाकू उठाए, उसके दिल के पास से चीरा लगाना शुरू किया। अलेक्जेंडर के छाती को कुछ इस तरीके से फाड़ कर अंदर से दिल के कुछ टुकड़े बाहर निकाले गए। अब आप सोच कर देखिए, एक 12 साल की बच्ची किसी मरे हुए व्यक्ति का दिल कच्चा ही खा रही थी। वेलेरिया को इस तरीके से कच्चा मांस खाते हुए देख आर्केडी के भी मन में कुछ खोट आ गया। उसने कहा कि तुम ये खाओ, मैं काम करता हूँ, इसका जो ये आईबॉल है ना, जो अभी अभी हमने रोस्ट करा है, इसकी मुंडी के अंदर जो आईबॉल है, वो आईबॉल मुझे खाकर देखनी है कैसी लगती है। सोच कर देखिए, प्लेट के अंदर पड़ी हुई मुंडी से आर्केडी ने खुद अपनी दोनों उंगलियों से अलेक्जेंडर की एक आंख को बाहर निकाला और उसको कुछ इस तरीके से एक बार में बिना कुछ सोचे ही वो उस आईबॉल को, वो उस आंख को खा चुका था। जैसे ही 3 अक्टूबर की सुबह हुई, सुबह सुबह जब अलेक्जेंडर के इस फार्म हाउस के आसपास जो लोग रहा करते थे वो घर से बाहर निकले, तो उन्होंने नोटिस किया कि अलेक्जेंडर के घर के अंदर से, इस फार्म हाउस के अंदर से काफी सारा धुआं अलग अलग जगहों से बाहर आ रहा है। जैसे उन्होंने ये चीज नोटिस करी, उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस वालों की गाड़ी अब चाऊ चाऊ करते हुए इस फार्म हाउस के ऊपर पहुंची, गाड़ी से बाहर निकले। अंदर जाने के लिए उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन ये दरवाजा अंदर से बंद था, बट अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। पुलिस वालों ने दोबारा दरवाजा खटखटाया, बट फिर से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद उन्होंने आसपास से, यानी कि इस घर के पीछे से देखना शुरू कर दिया कि क्या इस घर के अंदर कोई है। तो जैसे ही ये लोग, यानी कि पुलिस वाले, इस घर के पीछे से जा रहे थे, इस गार्डन से होते हुए, तब उन्होंने नोटिस किया कि इस गार्डन में ही काफी सारी अजीब अजीब चीजें पड़ी हैं। यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि अलेक्जेंडर के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, जो वेलेरिया और आर्केडी से नहीं खाए गए। वो बॉडी पार्ट्स उन्होंने इस गार्डन में फेंके और उसके बाद वो भी यहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे, यहाँ से भाग चुके थे। लेकिन उन दोनों को भागते हुए, सुबह सुबह वो भागे थे, इन दोनों को भागते हुए आस पड़ोसियों ने देख लिया था और उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि जनाब, हमने सुबह सुबह इस घर के अंदर से एक लड़का और एक लड़की को भागते हुए देखा था। वो दोनों यहाँ पर नए हैं, हमने आज से पहले उनको यहाँ कभी नहीं देखा, बट वो इस घर से भाग कर निकले थे, हमें इतना पता है। अब जैसे कि आस पड़ोसियों ने उन दोनों का डिस्क्रिप्शन पुलिस वालों को दिया था, तो पुलिस वालों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया और उसी सेंट पीटर्सबर्ग के एक छोटे से मोहल्ले के अंदर ही, जो कि आउटसाइडर एरिया के अंदर था, उसी मोहल्ले की सड़कों पर इन दोनों को घूमते हुए पुलिस वालों ने पकड़ लिया और दोनों को पकड़ते ही पुलिस स्टेशन लेकर आए और वहाँ इनसे पूछताछ करनी शुरू की गई। पहले तो इन दोनों की अच्छे से सेवा करी, क्योंकि ये लोग बोल ही नहीं रहे थे कि आखिर ये दोनों है कौन और यहाँ क्या करने आए हैं और यहाँ इन्होंने क्या किया है। लेकिन अच्छे से सेवा करवाने के बाद इन्होंने मुंह खोलना शुरू किया। सबसे पहले आर्केडी ने बताया कि वो अलेक्जेंडर से किस तरीके से मिला था और उसके बाद कैसे कि उसे किराया ना देना पड़े उसने अलेक्जेंडर का मर्डर किया। और कैसे मर्डर किया वो सुनकर पुलिस वाले हैरान थे, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जो सामने बैठा हुआ है कुरकुरा सा, ये कुछ ऐसा कर सकता है। उसने बताया पुलिस वालों को कि कैसे उसने सबसे पहले तो 20-21 बार अलेक्जेंडर के पेट में वार किए चाकुओं से और उसके बाद कैसे उसका दिमाग खाया, कैसे उसकी आंखें निकाल कर खाई, कैसे उसका दिल खाया और कैसे उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से मांस को पकाकर, भूनकर, काटकर, कच्चा, जो भी जिस तरीके से हो सकता था वैसे उसने खाया। लेकिन एंड में उसने ये कहा कि जनाब, मैं सब कुछ नहीं करना चाहता था, मैं जस्ट अलेक्जेंडर का मर्डर करना चाहता था, बट मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि वेलेरिया ने मुझे इस बात के लिए उत्साहित किया, एनकरेज किया कि मैं सब कुछ करूं, मैं भी उसके शरीर को खाऊं और वो भी उसके शरीर को खाए। इन दोनों से पूछा गया कि इन दोनों ने ये सब कुछ क्यों किया, क्या सिर्फ किराए के लिए ही? तो यहाँ पर वेलेरिया ने कहा कि नहीं जनाब, एक्चुअल में अलेक्जेंडर मेरे साथ संबंध बनाना चाह रहा था। जैसे ही पुलिस वालों ने ये चीज़ सुनी, वो सोचने लग गए कि क्या तुम्हारे साथ एक 12 साल की लड़की के साथ वो क्यों बनाएगा? उसकी अच्छी खासी नौकरी, सरकारी नौकरी पर वो तैनात था, अच्छा खासा उसका ये फार्म हाउस, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, अच्छी अच्छी लड़कियां उसे मिल जाती, तो वो तुम्हारे पास आकर ये सब कुछ क्यों करेगा? वेलेरिया ने कहा कि नहीं जनाब, वो मेरे साथ ये सब कुछ करना चाह रहा था और उस वजह से ही मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया। एक दूसरी स्टोरी में इन दोनों ने बताया कि जनाब, हम सिर्फ एक इंसान के अंदर क्या होता है ये सिर्फ जानने के लिए हमने अलेक्जेंडर का मर्डर कर दिया, क्योंकि वो एक बहुत ही वल्नरेबल
विक्टिम था हमारे लिए, हमारे पास आकर लेटा हुआ था, हमारे पास था वो। और वैसे भी हम इस सुनसान से इलाके में थे जहां आस पड़ोस काफ़ी दूर दूर था, और इसी का फ़ायदा हमने उठाया और उसके साथ ये सब कुछ किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर इंसानी शरीर के अंदर क्या क्या होता है। पुलिस वालों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इन दोनों ने मिलकर जो किया है अलेक्जेंडर के साथ, क्या वो सच में किया है। इसी को रिक्रिएट करने के लिए आर्केडी और वेलेरिया को वापस इसी फार्म हाउस पर लाया गया, और पुलिस वाले अब देख रहे थे कि आखिर उन्होंने क्या क्या किया। करके दिखाओ तुम दोनों ने आखिर अलेक्जेंडर के साथ क्या क्या किया। आप जरा वो वीडियो पहले देख लीजिए जिसके अंदर पुलिस वाले इस आर्केडी और वेलेरिया को इस फार्म हाउस पर लेकर आए थे इस सीन को रिक्रिएट करने के लिए। अब क्योंकि ये वेलेरिया तो 18 साल से कम की उम्र की थी, इसलिए इसके ऊपर मर्डर वाले चार्जेस नहीं लगे, इसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे। इसको सिर्फ 3 साल के लिए बाल सुधार गृह के अंदर भेजा गया और यही उसके लिए सजा होने वाली थी। लेकिन ये आर्केडी, ये तो एक पूरा बालिग था, 18 साल से ऊपर की इसकी उम्र हो चुकी थी। इसके ऊपर वही क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए, मर्डर के, कैनिबलिज्म के, और साथ ही वेलेरिया जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी उसके साथ इनएप्रोप्रिएट रिलेशंस रखने के ये सारे चार्जेस आर्केडी के ऊपर लगे। कोर्ट ने उसे गिल्टी भी करार दे दिया। अब वो अपनी सजा काट रहा था, लेकिन सजा काटते काटते सिर्फ 5 महीने ही उसे हुए थे और उसने खुद के साथ एक सुसाइड अटेम्प्ट किया। उस सुसाइड अटेम्प्ट में उसने अपनी नस काटने की कोशिश करी और वो कहीं हद तक सफल हो भी गया, लेकिन पुलिस वालों ने जल्दी ही उसे देख लिया कि उसने अब खुद के ऊपर ही हमला कर लिया है। पुलिस वालों ने तुरंत उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो कोमा में जा चुका था। तकरीबन 4 महीनों तक आर्केडी कोमा में रहा और उसके बाद उसकी हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए ही मौत हो गई। अलेक्जेंडर के माता पिता को जब पता चला कि उनके बेटे के साथ ये सब कुछ हुआ है, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। कोई इंसान कैसे कर सकता है, कोई जानवर भी इस तरीके से नहीं करता जो इंसानों के नाम पर इन दोनों ने किया। लेकिन जैसे ही आर्केडी की मौत हुई, अलेक्जेंडर के माता पिता को पुलिस वालों ने कॉल करके बता दिया कि अब हम इस केस को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि वो 12 साल की है, हम उसे सजा कोई दे नहीं सकते। आर्केडी जो कि इसका मुख्य आरोपी था वो मर चुका है, अब हमारे लिए कोई काम का नहीं है केस, इसलिए हम इस फाइल को यहीं शट कर रहे हैं। बट अलेक्जेंडर के माता पिता को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जरूर उनसे कुछ मिस हुआ है। ये वेलेरिया भी आर्केडी से कहीं ज़्यादा उनके बेटे के कत्ल के लिए जिम्मेदार थी, बट कानून ऐसा है कि उसे सजा दे नहीं सकते, बाकी वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब वेलेरिया कहाँ पर है ये कोई नहीं जानता, उसकी पहचान छुपाकर उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है उसके सामने कभी ना कभी ये वीडियो जरूर आए, हो सकता है वो भी वीडियो देखे, हो सकता है वो इसको रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखे, मुझे नहीं पता। आप भी तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रेंट पर देते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिसको रेंट पर दे रहे हैं वो व्यक्ति कितना विश्वास वाला है? क्या पता वो कहां से उठकर कहां पर आया है। आप जिसे रेंट पर प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसका पिछला इतिहास क्या रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी को भी रेंट पर प्रॉपर्टी देने से पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा लें। क्या पता अगला अपनी जिंदगी के अंदर क्या भसड़ लेकर घूम रहा हो। आपको थोड़ी ना बताएगा कि मैं किसी का मर्डर करके आया हूं और यहां पर भी कुछ कांड बैठाने वाला हूं। आप तो सिर्फ 2 पैसों के लालच में अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे देंगे, लेकिन बाद में क्या पता आपके साथ कुछ हो जाए, क्या पता आपके साथ वो कुछ कर दे या फिर वो कहीं और कुछ कांड करके आए। अब पुलिस वाले तो आपको पकड़ेंगे कि क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर वो रह रहा था। इसलिए हमेशा अपने आप को सतर्क रखें और ऐसे लोगों से बचें जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हों, जिनको पता ही ना हो कि आखिर ज़िंदगी में करना क्या है उनको, उनसे खास तौर पर दूरी बनाकर रखें। खैर, अगर आपको इस केस से रिलेटेड ये वीडियोज़ वगैरह चाहिए जो कि उस पूरे अंदर फार्म हाउस की थी, वो वीडियोस चाहिए हो या फिर पिक्स वगैरह चाहिए हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर आकर आप मुझसे ले सकते हैं। वहाँ पर मैं इसी तरह की स्टोरीज़ को रील्स के फॉर्मेट में भी डालता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट दीपक को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।